ब्राह्मण और पंडित में अंतर कितना है? ब्राह्मण एक जाति है जी। और पंडित एक पदवी। एक चमड़े का उद्योग करने वाला भी पंडित बन सकता है, कसाई भी पंडित बन सकता है। मतलब पंडित, तो आपको क्या लगता है ईश्वर हैं? पे हम नहीं पहुंचते हैं जी। वो उस स्थान को हम ईश्वर का स्थान मान लेते हैं। अगर साइंस वहां पहुंच जाएगा फिर ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम गोवर्धन की पूजा क्यों न करें? बिल्कुल, क्योंकि गोवर्धन हमें भी अगर देखा जाए तो गॉड पार्टिकल साइंस भी मानता है। आपसे राम सेतु नहीं था, मतलब राम सेतु किसने बनाया होगा? देखिए, जैसे हिमालय पहाड़ बना है उस तरह से राम सेतु का भी निर्माण हुआ है। आपने बोला गोविंद महान है, मैं बोला मैं हेमंत महान हूँ। कहीं आप पुराणों को मानते होंगे? आप जितना अच्छा कहानी कह लेंगे, अच्छा, ठीक है। एक नाम से एक बुक लिखने जा रहा हूँ, जीवन जीने की जो कला होती है। प्रकार से एक दूसरे को, पहले तो राजनीति और अंधविश्वास दोनों अलग। आजकल बहुत सारे बाबा ऐसे आ गए हैं मार्केट में, जैसे रात में पेड़ को नहीं छूना चाहिए। रात में पेड़ को नहीं छूना चाहिए, हाँ। नहीं चाहिए था। आप मुंबई भी चले जाइए, नियम बनते ही तोड़ने के लिए ये लोगों का टिप्पणी होता है। राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, उसके दो ही कारण है। गांधी जी का रोल क्या था फिर? गांधी जी के प्रति भावना जगाई। नेपाल में क्या हुआ था कि देखिए, अब देखिए छुट्टियां मिलती हैं हमें 8 घंटे में हमें मतलब नेपाल में उन लोगों ने किया, आपके हिसाब से वो ठीक था? देखिए, क्रांति करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। मेरी माँ, डॉक्टरों की गलती की वजह से मेरी माँ का देहांत हुआ। डॉक्टरों को मैं अपनी माँ का मर्डरर मानता हूँ। मैं इनजस्टिस तभी करूंगा जब मरने जीने की बात आएगी। किसी की लाइफ बच जाती है तो मैं वहाँ झूठ बोल सकता हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। उसका नाम इसलिए कि उस इमली के पेड़ पे 52 लोगों को फांसी दी गई है। बोलता है क्या कांग्रेस की सरकार बन गई? सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, सब लोग जान जाए तो भगवान मतलब भ्रम होता है। हाँ, क्या है? देखिए, इसमें जाएंगे ना जी, आप हैंडीकैप हो जाएंगे। अच्छा, 8 साल के बाद करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, मैं वो कह रही थी कि एक शराबी पिता ज्यादा अच्छा होता है एक अंधविश्वासी माँ से। ये सही। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता पुत्र गोविंद स्वागत करता हूं आज हेमंत यादव जी का, जिन्होंने साइकिल यात्रा करके पूरे भारत को नाप दिया, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और शब्दों के बहुत ही धनी आदमी। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में, वो विषय है अंधविश्वास और राजनीति। अंधविश्वास और राजनीति पे भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बड़ी छोटी सी चर्चा होगी हमारी। भैया, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ब्राह्मण और पंडित में अंतर कितना है? देखिए, ब्राह्मण एक जाति है जी, और पंडित एक पदवी है। अच्छा। और मैं चूंकि बाई बर्थ में यादव जाति में पैदा हुआ हूँ। अच्छा। मैं ब्राह्मण नहीं बन सकता जी, लेकिन मैं अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से मैं पंडित बन सकता हूँ। अच्छा, पंडित हर कोई बन सकता है? हर कोई बन सकता है। एक रिक्शे वाला भी पंडित बन सकता है। अच्छा। एक चमड़े का उद्योग करने वाला भी पंडित बन सकता है। अच्छा। एक कसाई भी पंडित बन सकता है। मतलब पंडित कोई भी बन सकता है? कोई बन सकता है। ब्राह्मण के लिए एक विशेष कुल में जन्म लेना, विशेष कुल नहीं, एक विशेष कुल शब्द को भले प्रयोग किया जा रहा है। रेस के अनुसार से, जो क्रोमोसोम के अनुसार से जो डिवीजन हुआ है, तो एक पार्टिकुलर उस समाज को ब्राह्मण बोला जाता है। जैसे हमें यादव बोला जाता है, किसी को हरिजन बोला जाता है जी, ठीक है, कोई श्रीवास्तव होता है, तो ब्राह्मण है। सिंपल सा चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं। तो आपको क्या लगता है, ईश्वर हैं? हालांकि चर्चा अंधविश्वास पे हो रही है, तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि ईश्वर हैं। देखिए, जहाँ पे हम नहीं पहुँचते हैं जी, उस स्थान को हम ईश्वर का स्थान मान लेते हैं। अगर साइंस वहाँ पहुँच जाएगा फिर ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि ओवरऑल हम अपने आंखों से ईश्वर को देख सकते हैं, हाँ, ना हम माइक्रोस्कोप से ईश्वर को देख सकते हैं, ना हम टेलीस्कोप से ईश्वर को देख सकते हैं। ईश्वर ऐसे कहा जाए, ईश्वर नहीं है। देखिए, ईश्वर के स्थान पे जिस शक्ति की कल्पना हम करते हैं वो है प्रकृति, जिसमें पृथ्वी आएगी, ये ब्रह्मांड आएगा, ये वायु आएगी, ये अग्नि आएगी, जो ये 5 तत्व जो शास्त्रों में लिखे गए हैं विद्वानों द्वारा, ये ईश्वर, इसको हम ईश्वर माना जा सकता है। क्योंकि अगर आप पुरानी जो संस्कृति में जाएंगे, हड़प्पा का बारे में देखेंगे, जो पुरानी जो सभ्यता के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे अग्नि की पूजा करते हुए लोग मिलेंगे, पहाड़ों की पूजा करते हुए लोग मिलेंगे। आपको याद है एक महाभारत में जब कृष्ण ने
इंद्र को चैलेंज किया था। अच्छा, ठीक है। ठीक। और उन्होंने चैलेंज इसलिए किया था कि ये जो पहाड़, आज भी अगर हिमालय पहाड़ अगर हट जाए हाँ। तो ठंडी हवाएं भारत में आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, बरसात भी हिमालय पहाड़ से रहता ये है, तो भौगोलिक है। हाँ, बिल्कुल। तो कृष्ण ने यही बोला कि हम गोवर्धन की पूजा क्यों न करें। ठीक है, हम गोवर्धन की पूजा क्यों न करें, बिल्कुल, क्योंकि गोवर्धन हमें पानी बरसाने में मदद करता है, हाँ, हमारे जानवरों के लिए चारा देता है। हाँ, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, ना कि इंद्र की पूजा करेंगे। ठीक। तो अभी अगर देखा जाए तो गॉड पार्टिकल साइंस भी मानता है। देखिए, ये जो गॉड, हाँ, देखिए गॉड पार्टिकल क्या होता है। हाँ। आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद। मेरा नाम हेमंत है जी। हमारे माता पिता ने नाम दे दिया, हाँ। तो नाम हो गया, सिंपल सा। किसी का राम नाम है, किसी का कृष्ण नाम है। तो आपके हिसाब से राम सेतु नहीं था, मतलब राम सेतु किसने बनाया होगा? देखिए, प्रकृति ने बनाया है। जैसे हिमालय पहाड़ बना है, उस तरह से राम सेतु का भी निर्माण हुआ है। अच्छा, इसमें श्री राम का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, अगर श्री राम की शक्ति की बात करेंगे, राम सेतु की बात करेंगे, ठीक है, तब तो कई जगह हमारी कमजोरियां भी दिखेंगी। जैसे अब श्री राम की अगर बात करते हैं, हाँ। फिर आप मंत्रों पे आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, मतलब आना ही पड़ेगा फिर। मंत्र पे आ जाएंगे, यज्ञ पे आ जाएंगे, ब्रह्मास्त्र पे आ जाएंगे। ठीक है जी। आप चक्र पे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई नहीं इग्नोर करेगा। हाँ, जैसे अब राम सेतु को समर्थन करते हैं, इनका समर्थन करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब हमारे अंदर राम सेतु बनाने की क्षमता थी, हमारे अंदर चक्र बनाने की क्षमता है, हमारे अंदर ब्रह्मास्त्र है, हमारे अंदर यज्ञ से आहुति डाल के देवताओं को खुश कर सकते हैं, तो भारत में इतने सारे अटैक थे, तो ये शक्तियां गई कहाँ? कैसे तमाम अटैकर जो हैं, आक्रमणकारी, भारत पे कब्जा कर लिए? कहाँ गई शक्तियां? आज जिस माप से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, पूरे वर्ल्ड में भारत की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको 200 रैंकिंग मिली हो। ठीक है, हाँ, 200 रैंकिंग मिली हो। हाँ, लेकिन जब हमारे इतने मंत्र हैं, तो हमें कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे होना चाहिए ना, कोई तो मापक में हमें। देखिए, आपने बोला गोविंद महान है, मैं बोला मैं हेमंत महान हूँ। चलिए, हमने बोल दिया, अब इस गुरु के गुरु बन जाइए। नहीं, देखिए, ये आप जो कह रहे हैं हम मान रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप पुराणों को मानते होंगे। मेरे एक प्रोफेसर आए थे, अच्छा, बांग्लादेश से थे, मास कॉम के। ठीक है, हाँ, हमारे सिक्किम में जब था, एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, मुलाकात हुई थी। उन्होंने यही बोला, आप जितना अच्छा कहानी कह लेंगे, अच्छा, ठीक है, अब उतने बड़े महात्मा बन जाएंगे। तो ये जो पुराण है, जो भी है, ठीक है, देखिए कहानी क्या होती है। कहानी में 2-3 चीज मिलती है। जैसे एक, हम एंजॉय करते हैं कहानी पढ़ के, आनंद आना चाहिए, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से सेटिस्फेक्शन मिलता है, एंजॉय करते हैं। ठीक है। और एक कहानी में क्या होता है, कुछ हम कहानी सुना के पैसे भी लेते हैं। अच्छा, ठीक है। तीसरी जो कहानी होती है, उसमें बोला चाहेगा कि आपको खाना ऐसे खाना होगा, अच्छा, आपको पानी ऐसे पीना होगा। ठीक है, हमारे रहन सहन के बारे में, हमें मूल्यों की बात करता है। तो पुराण में कुछ कहानियां हैं, कुछ मूल्य हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये, इसको आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। आप भी अगर गोविंद पुराण लिख दें, अच्छा, आप ऐसी किताबें लिख दें, हाँ, जिससे कॉमन मैन का भलाई हो, हाँ, और उसका नाम डाल दीजिए गोविंद पुराण। अच्छा, तो हो जाएगा पुराण। आपके 200 साल बाद आप लोग बोलेंगे कि एक पुराण और हो गया। हाँ, हो जाएगा। मैं तो खुद अपने एक नाम से बुक लिखने जा रहा हूँ, जीवन जीने की जो कला होती है, हेमसूत्र, लाइफ को कैसे जिया जाए। तो वो हेमंत पुराण होगा? नहीं, पुराण हेमसूत्र, फार्मूला ऑफ लाइफ। अच्छा, फार्मूला ऑफ लाइफ। हाँ। तो हम अब आते हैं अपनी चर्चाओं पे। राजनीति और अंधविश्वास किस प्रकार से एक दूसरे को कोलैब करके चलते हैं? मतलब राजनीति का अंधविश्वास से कितना सरोकार है? किस तरीके से उसको ये मान सकते हैं कि राजनीति करने के लिए अंधविश्वास बड़ा जरूरी है भारत में? देखिए, पहले तो राजनीति और अंधविश्वास दोनों अलग। राजनीति और अंधविश्वास पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल बहुत सारे बाबा ऐसे आ गए हैं मार्केट में, जो अगर ठान लें तो एक अलग ही पार्टी का जन्म
कर सकते हैं, अंधविश्वास को सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए हम बता रहे हैं, जब भारत में प्रजातंत्र नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, राजाओं का शासन था जी, उस समय से अंधविश्वास आ रहा है। ठीक है। हाँ। उस समय से नहीं, अंधविश्वास जब से इंसान पैदा हुआ, ठीक है, वो जहां जहां पे उसको भय लगा, प्राकृतिक शक्तियों से डरा, वहां पे वो साइंस का ज्ञाता उसमें था नहीं, लेकिन वहां पे इंसान ने एक एक ऐसा भ्रम माना, जो भी हो, उसको डाल दिया, इससे हमें डरना है, जिसको हम अंधविश्वास बोलते हैं। जैसे रात में पेड़ को नहीं छूना चाहिए। हाँ, अभी देखिए, रात में पेड़ को नहीं छूना चाहिए। हाँ। बनारस में जितने भी पेड़ काटे गए हैं बीएचयू गेट से, रात में काटे गए हैं, बीएचयू गेट से रविदास गेट में। हाँ, मैंने 50 पेड़ लगाए थे आज के 15 साल 20 साल पहले। हाँ। आज पेड़ बड़े हो गए थे, मुझे बहुत दुख लगता है कि सारे पेड़ रात में काटे गए। नहीं, वो तो इसलिए कि दिन में ट्रैफिक नहीं, मैं बताऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पेड़ रात में काटे गए, ठीक है, पहला चीज ये। हाँ, दूसरी बात, उनके शासन में काटे गए जो हिंदू धर्म की बात करते हैं। मैं इस पे बहुत विरोध करता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है इस पे। तो आपको क्या लगता है, कब काटना चाहिए था? काटना चाहिए था या नहीं चाहिए था? आप मुंबई भी चले जाइए। डेवलपमेंट कैसे करते हैं फिर? डेवलपमेंट के कई सारे तरीके हैं। मुंबई में चले जाइए, आपके दीवार, घर के आंगन के बीच में पेड़ दिखेगा। बेंगलोर में एक कोई पौधा है जिसको काटने में 5,000 जुर्माना लगता है, जेल तक 10 साल जेल जाएंगे। वो तो यहाँ पे भी है, बहुत सारा है, सागौन का पेड़ आप काट नहीं सकते हैं। नहीं, फॉलो नहीं करते। यहाँ पे लॉ को लोग फैशन समझते हैं कि अगर हम नियम बनते ही तोड़ने के लिए, ये लोगों का टिप्पणी होता है। नेपाल और नेपाल में जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और जो घटनाएं घटित हुई जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? कैसा ये, क्या कितना सही था, कितना गलत? देखिए, अब मैं हिंसा को समर्थन नहीं करता, लेकिन जब आपके राइट्स का वायलेशन होगा, महात्मा गांधी ने हिंसा का सहारा नहीं लिया, ठीक, लेकिन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने सहारा लिया। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपन पर्सन, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। नहीं, लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि चरखे से आजादी नहीं आई है। नहीं, देखिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात है, अगर महात्मा गांधी से पहले की बात किया जाए, 1857 की बात किया जाए जी, 1857 में जितने राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, उसके दो ही कारण है। पहला कारण यह है कि अंग्रेजों ने एक ऐसा लॉ लाया कि अगर आपके पास में अपना पुत्र नहीं है, हाँ, तो दत्तक पुत्र आपका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ठीक है, एक लॉ, प्रॉपर्टी हमारी होगी। दूसरा क्या था, कारतूस में सुअर और उसकी गाय की चर्बी लगाई गई। बिल्कुल ठीक है। अगर वो गाय की चर्बी, अगर नॉनवेज होते, वो खाते, क्या विरोध करते? बिल्कुल नहीं करते। अगर उनके पास में, अगर अंग्रेजों ने लॉ नहीं लाया होता, तो ये राजा विरोध करते? नहीं करते। इन्होंने विरोध किसके लिए किया? अपने लिए किया। ठीक। तो हमारी किससे बात हो रही थी अभी? गांधी जी के चरखे से आजादी नहीं आई। हाँ, अब गांधी जी का जो मूवमेंट था, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, उसमें आप देखेंगे कि फ्रंट पे मुश्किल से 50 से 100 लोग वीवीआईपीस रहे होंगे, बड़े लीडर रहे होंगे। ठीक है। उनके पीछे जितने भी थे, वो कौन थे? गांव, आम नागरिक था, गांव का किसान था, गरीब था। लेकिन आज तक उसके पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, जो सैनिक थे, उसमें गरीब इन्वॉल्व नहीं था। भारत पे इतने सारे अटैक हुए हैं, इतने बाहर से आक्रमणकारी आए हैं, कहीं आपने सुना है, कहीं लिखा हुआ है कि वहां पे किसानों ने फला राजा के विरोध में, फला आक्रमणकारी के विरोध में प्रतिक्रिया की है? नहीं, मतलब था किसी को, तो कोई अस्तित्व नहीं था। गांधी जी का रोल क्या था फिर? गांधी जी का रोल यही था कि उन्होंने कॉमन मैन को एक लेमैन अटैच किया, जो अंगूठा छाप था, उसके अंदर अपने देश के प्रति वो भावनाएं जगाई। ठीक है, मानवता के प्रति भावना जगाई। और जो आपका आज का एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं ना, स्वावलंबन, गांधी जी ने उस आम आदमी को स्वावलंबित किया। अच्छा, ये उनकी बड़ा सत्य है। इसीलिए देखिए क्या है, दो चीज, अगर मैं आपको बोलने का अधिकार दूं और बोलना सिखा दूं, ठीक है, दूसरा आपको रोजगार दे दूं, तो ये दो चीज अगर हम किसी को दे देते हैं, तो आप हमें भगवान मानेंगे, अपना नेता मानना शुरू कर देंगे। तो नेपाल में क्या हुआ था कि देखिए, अब
ये जो नई जनरेशन है ना, हाँ, ठीक है, हाँ, ये बहुत वाइब्रेंट है। जी, हम नहीं, वो तो एक हमने कैटेगरी कर दिया है। अच्छा। ठीक है, आप बनारस में ही किसी 15-16 साल के बच्चे को देखिए, गाली दे के देखिए, आप मार के देखिए, आप भले हो आज उसको मार जाएंगे, लेकिन वो आपको 10 लोगों का पिटवा देगा, हाँ, पिट दे, चाटो गाली दे देगा। बिल्कुल, ठीक है, अपने हिसाब से वो विद्रोह करेगा। बिल्कुल। तो नेपाल में जो बच्चों ने किया, ठीक है, उनको लगा कि हमारे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोजगार नहीं मिलेगा इस नेताओं की वजह से। उन्होंने एकजुटता दिखाई और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। तो क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने? देखिए, अगर वो अपने अधिकार के लिए जो भी किए हैं तो सही किए हैं, उनको अधिकार मिल जाता है तो सही। अच्छा, ठीक है, और मिल गया। अब संसद जला दिए, सब आग लगा दी पूरा, मतलब। देखिए, अभी जो नए, देखिए, जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, हाँ, फ्रांस की जो आप संसद बताए ना, हाँ, फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, जो लेबर क्रांति हुई थी, उसके पहले लेबर जो है फ्रांस का 18 घंटे 20 घंटे काम करता था। उसको इंटरवल जो ब्रेक होता है खाना खाने के लिए, वो ब्रेक नहीं मिलता था, वो वॉशरूम जाता था तभी उसको कोड़े पड़ते थे। क्या बात है। ठीक है, हाँ, कोड़े पड़ते थे। लेकिन जब एक ओवर हो गया तो क्रांति किया, खूनी क्रांति हुई। अच्छा, इसमें मतलब ब्लड भी, हाँ, बहुत सारे अमीरों के ब्लड बहे उसमें। अच्छा, खूनी क्रांति हुई और ये गरीबों के भी ब्लड बहे उसमें। अच्छा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लॉ बना वो पूरे वर्ल्ड में लागू हुआ। हमें छुट्टियां, संडे की छुट्टियां मिलती हैं, हमें 8 घंटे में हमें 1 घंटे का ब्रेक मिलता है। ठीक है, हम अपने उसका एक जो प्रतिवर्ती जो रूप है, CLPL, जो प्रतिवर्ती स्वरूप है, महिलाओं को जो अधिकार मिलते हैं ना प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ये जितने भी उसका एक परिवर्ती स्वरूप है। अच्छा। एक जगह चिंगारी तो जली थी, लेकिन उस नेपाल के लड़कों के द्वारा जो संसद जलाई गई थी, वो नेपाल की संसद नहीं जली है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं चिंगारी पूरे वर्ल्ड में फैली है, युवाओं को उसका प्रेरणा दे रही है। तो ये मतलब नेपाल में उन लोगों ने किया, आपके हिसाब से वो ठीक था? देखिए, मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि हिंसा के मैं समर्थक नहीं। अच्छा, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी, उनको क्रांति करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, और कुछ उपद्रवी तत्व होते हैं जो, देखिए, उसमें अगर एक कंकड़ डाल देता है भीड़ में, ठीक है, तो कंकड़ बड़ा पत्थर का स्वरूप ले लेता है। तो आप बनारस के हैं और बनारस में एक बड़ा बढ़िया रोपवे बन रहा है और बड़ा प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, बड़ा उसको बताया जा रहा है, बहुत उसकी मतलब उसको बहुत विस्तृत रूप से बताया जा रहा है कि 835 करोड़ या 815 करोड़ समथिंग कुछ लागत लगा करके इसको बनाया गया है। मतलब करोड़ तो ऐसे हो गए, ऐसे लग रहा है कि 100-200 रुपए हैं। हाँ, बात सही है। देखिए, अब बता रहे हैं, चंद्रयान शायद 615 करोड़ में पहुंच गया, 300 में मंगल में, हम अब ऐसा बोला जा रहा है। नहीं, 615 करोड़ समथिंग मंगल में, मैं ऐसा सोशल मीडिया पे चल रहा है। जी 300 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। देखिए क्या होता है, क्या फैशन है, मतलब ये, हाँ, ऐसा बताया नहीं, रोपवे ये बताया जा रहा है कि बनारस की भीड़ की ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। और पहले तो मुझे ये बताइए, जो रोपवे बन रहा है उसका कितने वायर लगेंगे? 2 वायर लगेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल, 2 से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। इनकमिंग, एक आउटगोइंग। ठीक है, उस 2 वायर पे जी कितनी ट्रॉली लगेगी? मान लीजिए 10 ट्रॉली लगी, सपोज 5 इधर 5 इधर, ठीक है, 10। ठीक है, एक ट्रॉली में कितने लोग बैठते हैं? 5-5 10, ठीक है, 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100। अब 100 लोगों से अप डाउन कर लेंगे, टूरिज्म तो बढ़ेगा। फिर देखिए, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, थोड़ा बढ़े। अब 100 लोग, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जितना इनपुट है, ठीक है, आउटपुट कितने दिन में निकालेंगे? पहला चीज, अब कितना आप 5 किलोमीटर का कितना भाड़ा रखेंगे? 500 रुपया, 1000 रुपया? 4 किलोमीटर का है सर, तो चलिए 4 किलोमीटर का हम 1000 मांग लेते हैं। नहीं, कोई जाएगा ही नहीं 4 किलोमीटर, लोकल तो जाएंगे नहीं। 4 किलोमीटर जो बाहर से भी आएगा, देखिए बनारस में कौन आता है? दर्शनार्थी कौन होते हैं? बनारस के बाहर के जितने लोग बनारस आते हैं, या तो दर्शनार्थी आएंगे, या तो BHO के लिए, इलाज के लिए लोग आएंगे। इलाज वाले नहीं जाएंगे, इलाज वालों को अच्छा पैसा नहीं होता। BHO में इसलिए लोग आसपास के आते हैं, उनको पैसे की कमी होती है, इसलिए BHO में आते हैं। बिल्कुल, अमीर, कोई भी बंदा अमीर होगा वो BHO में नहीं जाता। ठीक है, वो एम्स में चला जाएगा, PGI में चला जाएगा, BHO में नहीं आएगा। क्योंकि उस BHO में मैं नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे फ्रंट में, मेरी माँ, डॉक्टरों की गलती की वजह से मेरी माँ का देहांत हुआ।
BHU मैं उन डॉक्टरों को मैं अपनी माँ का मर्डरर मानता हूँ। हाँ, और BHU पे अपने बात जो कही ना, ठीक है, BHU में चिकित्सा लेवल पे बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मेरे पिताजी BHU के कर्मचारी थे। अच्छा। और 15 साल 2009 या 10 में रिटायर हुए, ठीक है। हाँ, उन्होंने बताया था, 10 साल पहले की बात बताई थी, रिटायर होने के पहले की बात बताई थी, ठीक है। जापान से मशीनें आई थी, ठीक है, और मशीनों का प्रयोग नहीं हुआ था, उसको ऐसे रख दिया गया। हाँ, जैसे यूज नहीं हुआ, क्योंकि अगर यूज करते थे बाहर के लोगों को प्रॉफिट मिलता, जो कमा रहे थे उनके बंद हो जाता, ठीक है। हाँ, तो BHU का चला ही नहीं। हाँ, वो चला नहीं, मशीनें खराब हो गई, उसको वापस रद्दी में भेज दिया गया। बिना यूज किए मशीन, बिना यूज किए मशीन वापस डिस्ट्रॉय हो गई। अच्छा, ठीक है। ये आप इसलिए बता रहे हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी, मैं तो BHU में खेला बड़ा हूँ, ठीक है, बहुत प्रारंभ से ही। हाँ, मैं BHU के एक नस को जानता हूँ। मैं BHU से मैंने ग्रेजुएशन किया है, 4-5 साल लाइफ के वैसे मैंने पढ़ के गुजारे हैं वहाँ पे, ठीक है। आज भी BHU के जितने भी प्रोफेसर है, दे नो मी वेरी वेल। मैं BHU में था तो मैं BHU का दूसरा स्टूडेंट रहा जिसे इंदिरा गांधी NSS अवार्ड मिला सोशल वर्क के लिए। मैं BHU का पहला छात्र रहा जिसको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मिला। अच्छा, आप दिल्ली साइकिल चला करके गए थे, ये क्या माजरा था? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें एक स्टूडेंट्स को सोशल वर्क से जोड़ने के लिए एक NSS होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, इसको बोलते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। अच्छा। जहाँ पे बच्चे जुड़ के सोशल वर्क करते हैं। अच्छा। तो मुझे हमारे एक कोऑर्डिनेटर थे प्रोफेसर RP पाठक। अच्छा, आपके कोऑर्डिनेटर? हाँ, हमारे कोऑर्डिनेटर थे जब तक मैं था, ठीक है। अब सर जब तक थे तो उनको, चूंकि मैंने इतना काम कर दिया था, मुझे इतना पुरस्कार मिल गया था, उनको मेरे को पूरा भरोसा था कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं करता भी था। मेरे अंदर मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन की कोई भावना नहीं है। अच्छा, हम इनजस्टिस नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब सब कुछ एकदम। हाँ, मैं ये करता हूँ, मैं इनजस्टिस तभी करूंगा जब मरने जीने की बात आएगी। अच्छा, जब मेरे इनजस्टिस से अगर किसी को जीवन की मिल जाएगा तो मैं वहाँ इनजस्टिस करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप कर सकते हैं? हाँ, जिलाने के लिए, लेकिन हाँ, जिलाने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर मेरे झूठ बोलने से किसी की लाइफ बच जाती है तो मैं वहाँ झूठ बोल सकता हूँ, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं कहना चाहूंगा। तो हुआ क्या कि मुझे सारे पुरस्कार मिल चुके थे और मैं ये पुरस्कार उत्तर प्रदेश का मैं पहला यूथ हूँ जिसको सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। तो जो कैलिबर था, जो पावर था उसका अवार्ड का, तो चूंकि अब क्या हुआ कि हमेशा तो रहेगा ही, वो तो रहेगा। हमारे कोऑर्डिनेटर चेंज हो गए, नए कोऑर्डिनेटर आए और 1857 चूंकि अवार्ड मिला हुआ था तो मुझे लखनऊ से फोन आया कि हेमंत 6 महीने बाद में, जैसे जून में ये बड़ा सा कार्यक्रम आ रहा है, एक अच्छी सी टीम तैयार करके रखना। अच्छा, ठीक है। अब जब नए कोऑर्डिनेटर अगस्त में आ गए थे तो मैं उनको बोला सर कि ये प्रोग्राम होने वाला है, स्टूडेंट था, उत्साह होता है। हाँ, ठीक है, जब आएगा तो बता, आपकी टीम भेज दी जाएगी मेरे पास। मैं बोला उनका टीम है। अब जब प्रोग्राम आया तो सर का ये स्टेटमेंट था, आप हमेशा कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे, इस बार नए बच्चों को चांस दिया जाए। अच्छा, तो मैंने बोला कि सर इसमें सारे बच्चे मुझे छोड़ के सब नए हैं, जैसे मैं ही पुराना हूँ। मैं भी पुराना हूँ, हाँ। मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। कह नहीं, ठीक है, बाकी को भेज दीजिए, आप मत जाइए। अच्छा, तो जब आप देखिए क्या है ना, यूथ के साथ में इधर आप यूथ को प्रॉमिस मत करिए, ठीक है, शुरू से बोलिए ना, या बोलिए तो हाँ। मैं पोलाइट था, मैं काफी अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं तो मैं भी कुछ जी उसके लिए नेपाल की तरफ कुछ कर सकता था, जी प्रोटेस्ट हो जाता, कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं उस मूड का व्यक्ति नहीं था। अच्छा, मैं बहुत कंट्रोल करता था। तो मैंने ठीक है सर, तो मैं दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। तो सर भी बोले, ही वाज प्रोफेसर, ठीक है, बोले ठीक है आप जाओ, रोकता कौन है। ठीक है, तो मैंने प्लान बनाया था 15 यूथ को ले जाने की। अच्छा, 28 अप्रैल को निकलना था, चूंकि अप्रैल में आप समझते कितनी गर्मी है, गर्मी रहती है भाई साहब। लेकिन उस 15 में से हम 3 गए, क्योंकि बाकी लोग गर्मी की वजह से डर गए। हम 3 यहाँ से गए और सारा एक्सपेंडिचर मैंने पॉकेट से लगाया। उस समय ओकेजन था 1857 जो क्रांति थी था, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 150 साल बना रही थी। अच्छा, तो जो लोगों के अंदर जोश भरने के लिए, अच्छा, ठीक है,
मैं गया, करीब 10,000 पम्पलेट लिए थे लोगों को, हाँ, देशभक्ति का जो पाठ होता है उसको बताने के लिए। उसमें आपका इन्वायरमेंट संरक्षण की भी बात की गई थी। अच्छा। प्लास्टिक का प्रयोग न करें उसकी भी बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पे बनारस में महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ है। हाँ। तो उस साइकिल यात्रा का नाम ही था महारानी लक्ष्मीबाई सद्भावना साइकिल यात्रा। अच्छा, ये 1857 हाँ, को क्योंकि भी उनसे कनेक्शन था करके। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये जो था, तो मैंने उनको ले जाके अच्छा, उनके नाम से समर्पित किया था। क्या बात है। तो हम 28 अप्रैल को गए थे और 11 मई को इंडिया गेट पे पहुंचे और वहां पे हमने उनके नाम से कैंडल करीब 1008 अगल बगल के गांव को भी आपने हमने टच किया। मैं जब याद है कि कानपुर देहात में एक स्थान है, उसको बोलते हैं 52 इमली। अच्छा। उसका नाम इसलिए कि उस इमली के पेड़ पे 52 लोगों को फांसी दी गई है, अंग्रेजों ने दी थी। कानपुर में? कानपुर मालूम है। हाँ, क्योंकि मैं खुद ही पहली बार। हाँ, आपको बहुत सारे लोग, क्योंकि वो जैसा अलग वो पेड़ अभी भी है? अभी भी पेड़ है वो। अच्छा। ठीक है, उसको वहाँ फांसी दी गई है। मैं उस पेड़ को टच किया। ऐसे बहुत सारे स्थान जो लोगों ने बोला, हम उनके घर पे गए, कहीं पे गांव में गए, लोगों से बात किया, फ्रेंड से मिले। ठीक है, तो ये सब था। हाँ, और उस समय इलेक्शन का समय था। अच्छा। विधानसभा इलेक्शन हो रहे थे। तो एक आदमी जो है, लड़का जो दौड़ के आया हमारे पास में, हाँ। कानपुर को जो क्रॉस किया, बोलता है क्या कांग्रेस की सरकार बन गई? हमारे पास तिरंगा था। हाँ। तो सोचिए कि 2007 में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तिरंगे को भी और नहीं पहचानते कि वो झंडा कांग्रेस का है कि तिरंगा है, और उससे इंटरप्रेट कर रहे थे। समझ रहे ना। तो ये बहुत सारी, और हम जागरूक नहीं है। हमारे जो आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, हाँ। ये अंधविश्वास जो है ना, इसी का परिणाम है। जिस दिन सारे लोग जागरूक हो जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे कि ईश्वर मतलब कुछ भी नहीं होता। अच्छा। ठीक है, भगवान मतलब भ्रम होता है। जितना अधिक आप भ्रम फैलाएंगे, उतना भगवान का अस्तित्व ऊपर और जमीन के अंदर उतना बढ़ेगा। तो भगवान मतलब भ्रम होता है। हाँ, मैं आज भी बोलता हूँ। ठीक है, तो ये आप मतलब बड़ा ही कंट्रोवर्शियल बात कह रहे हैं कि भगवान। नहीं, आप जितना अधिक आप भ्रम तो जन्म और मृत्यु क्या है? देखिए, देखिए क्या है, जन्म होगा ये फिक्स नहीं है। जब दो ह्यूमन बॉडी मिलेंगे, जन्म होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन मृत्यु फिक्स है। ठीक, क्योंकि ये देखिए, ये आइंस्टीन की अगर हम बात करें, हाँ, आइंस्टीन जो थ्योरी देते हैं ना, एनर्जी जो है डिस्ट्रॉय एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। हाँ, ना डिस्ट्रॉय होती है ना बनती है। ठीक है, तो ये हम सभी एक एनर्जी के रूप हैं। काम जब कमजोर हो जाती है ना, हाँ, तो एक फिर से नए रूप में आने के लिए खत्म होती है, फिर नए रूप में आती है। तो ये ह्यूमन बॉडी है, खत्म हो जाएगी। ये हमसा से हुआ है। तो जन्म, हम इसको अगर भगवान किससे जोड़ें तो फिर वही बात हो जाएगी, आप साइंटिफिक नहीं है। अच्छा। सीधी सी बात है। तो भैया आप आए हमारे चैनल में और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और समय की अपनी अपनी सीमाएं हैं। खैर, सीमा तो सचिन की है पाकिस्तान से जी। तो मिलते हैं भैया आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे जी। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। आप अच्छा करिए। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी। और देखिए, ये सब मैं बताऊंगा दर्शकों को जी। आप जितना अंधविश्वास में जाएंगे ना जी, आप हैंडीकैप हो जाएंगे। अच्छा, आप पंगु होते जाएंगे। जैसे आप एक आज तो बहुत सारे जिनके हाथ और पैर नहीं है, वो भी बड़ा बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे भी खराब हालत आपकी हो जाएगी। अगर आप अपने बच्चों को, भगवान को अगर ही पूजा करना है, ठीक है, तो आप 60 साल के बाद करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, ठीक है। युवा पीढ़ी आप 0 से लेके 59 तक के लोगों को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप करिए, भगवान, हमें कोई आपत्ति नहीं। अभी हाल ही में मतलब भैया एक रील आया था मेरे पास, एक महिला उसमें वो कह रही थी कि एक शराबी पिता ज्यादा अच्छा होता है एक अंधविश्वासी माँ से। देखिए, अब बता रहे हैं, जहाँ पे अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ पे शराब उनके डेली रूटीन में है। ठीक है, तो पहला जो शराबी पिता की बात बोला, वहाँ पे माता पिता सब साथ में शराब पीते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। और अंधविश्वासी वाली जो माँ है, ये सही है।
ठीक है, वास्तव में अगर एक माँ जो है ना, हाँ। जब हम छोटे होते हैं तो जब हम रोते हैं तो चुप रहने की माँ ये बोलती है भूत आ जाएगा चुप हो जाओ। हमारे अंदर दहशत शुरू से डाली जाती है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, चुप रहने के और भी तरीके होते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।